हेलो एवरीवन, यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी इतिहास की अगली क्लास। तो इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। अब तक हमने तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी का देखा था। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद एक तरीके से जो गजनी क्षेत्र है वहाँ पे जो है राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं रहा कि जो आके उस पर शासन कर सकता महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी। उसके बाद एक व्यक्ति हुआ मोहम्मद गौरी, जिसको जाना जाता है मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के भी नाम से, और हम सब लोग इसको मोहम्मद गौरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो इसने 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वहाँ का शासक बना। कहाँ का? गौर प्रदेश का। अब ये गौर प्रदेश कहाँ है? वही पश्चिम एशिया वाला ही एशिया वाला भाग है जहाँ गजनी है। तो गजनी और हेरात ये दोनों, आप अगर पश्चिम एशिया का मैप देखेंगे, पश्चिम एशिया मध्य एशिया का, तो आपको मिल जाएंगे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित ये एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश था गौर, और गौर पे ही कौन शासक बना? मोहम्मद गौरी। और इस गौर प्रदेश पर पहले किसका कब्जा था? महमूद गजनवी पर। गजनवी का कब्जा इस पर पहले था। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद इस छोटे से प्रदेश का जो शासक बना वो बना मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति हुआ मोहम्मद गौरी। अब गौरी का ये गौर का एक शासक बन गया 1173 ईस्वी में। इसका भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ है, इसके भी महमूद गजनवी की तरह कई आक्रमण किए इसने भारत पर। तो इसका जो पहला आक्रमण हुआ है मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, वो है 1175 ईस्वी में। कब हुआ है? 2 साल बाद इसने यहाँ पे आक्रमण किया, 1100 शासक बनने के बाद 75 ईस्वी में। और वो आक्रमण कहाँ किया है? सबसे पहले इसने मुल्तान पर, और मुल्तान के इस्माइली वंश के विरुद्ध। और इस आक्रमण में मुल्तान और उक्ष पर इसने कब्जा कर लिया। इस्माइली वंश को जो शासक हुए उनको पराजित किया और इसने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया। इसके सबसे बड़ी बात है कि इसके आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? तो इसके आक्रमणों का उद्देश्य कोई धर्म का प्रसार करना नहीं था। हालांकि पहले के इतिहासकार ऐसा मानते थे, लेकिन वो इस बात से गलत साबित हो जाता है क्योंकि इसने जो पहला आक्रमण किया वो इस्माइली वंश पर ही किया। इस्माइली वंश कोई हिंदू वंश नहीं है, ये एक मुस्लिम वंश ही था। तो इसलिए इस तथ्य को नकार दिया जाता है कि इसका यहाँ पर धर्म का प्रसार करना एक उद्देश्य था। इसका मात्र यहाँ उद्देश्य था हिंदुस्तान के संसाधनों को प्राप्त करना। जो हिंदुस्तान में जो भी संसाधन है उनको प्राप्त करना और उनका प्रयोग अपने गौर साम्राज्य के विस्तार के लिए करना। तो ये यहाँ इसका जो मेन उद्देश्य था वो था हिंदुस्तान के संसाधनों को प्राप्त करना। तो गौरी का भारत आने के लिए जो रास्ता चुना उसने, तो कहा जाता है कि उसने पहले जो है बोलन दर्रा चुना, और बोलन दर्रा के लिए वो गुजरात की ओर बढ़ा। सबसे पहले पंजाब ना जाते हुए गुजरात की ओर से बढ़ा वो, बलूचिस्तान के रास्ते होते हुए। तो गुजरात की ओर बढ़ा, बोलन दर्रे से उसने भारत में प्रवेश किया। लेकिन उस समय जो गुजरात के शासक थे वो थे मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। तो जब उसने गुजरात पर अपना दूसरा आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय के द्वारा ये पराजित हो गया। और मोहम्मद गौरी की भारत में ये पहली पराजय भी मानी जाती है कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कहाँ हुई है? गुजरात में। और इसको किसने पराजित किया है? मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय। अच्छा, भीम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान भी इनसे हार गए थे। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी पराजित होता है और वो यहाँ से लौट जाता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि अगर आपको उत्तर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करना है तो आपको पंजाब को आधार बनाए बिना आप उत्तर भारत के क्षेत्रों को नहीं जीत सकते हैं। तो अपनी गलती को सुधारा और उसने अगला रास्ता अपना चुना, खैबर दर्रे से पंजाब के रास्ते बढ़ा। वो खैबर दर्रा होते हुए पंजाब के रास्ते बढ़ा और वहाँ से उसने सबसे पहले 1179 में पेशावर को जीता, पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1185 में सियालकोट को जीता और 1190 में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। और उस समय पंजाब पर एक गजनी शासक का अधिकार था, उसको खदेड़ कर इसने 1190 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब 1190 तक ये पंजाब पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है। पंजाब में ही एक दुर्ग था तबर हिंद।
तबर हिंद। और भटिंडा, मतलब ये पंजाब में ही पड़ता है भटिंडा। तो तबर हिंद का जो दुर्ग था, अब क्या कहानी थी ये तबर हिंद की? तबर हिंद की कहानी ये थी कि उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए, मतलब उत्तर पश्चिम की जो सीमा है भारत की उत्तर पश्चिम की सीमा के लिए ये जो दुर्ग था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था सुरक्षा की दृष्टि से, कि कोई भी आक्रमणकारी अगर इस पर कब्जा कर लेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि वो भारत में अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो इस तबर हिंद के क्षेत्र पर 1189 में मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। जब मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ आना पड़ा तबर हिंद के इस दुर्ग को आज़ाद करने के लिए। कि इस पर कब्जा किसने कर लिया? मोहम्मद गौरी ने। अब तबर हिंद को ही आधार बनाकर 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या राय प्रथौरा या पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और जो आधार था इस युद्ध का वो था तबर हिंद का दुर्ग, जो कि भटिंडा में पड़ता है। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी था वो बुरी तरह पराजित हुआ। लेकिन यहाँ एक गलती ये हो गई कि जो तुर्की सेना जब पराजित होने के बाद भाग के जा रही थी तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया और उसे पूरी तरह से खदेड़ा नहीं। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये भी जैसे गजनवी लोग थे जो पहले वाले, तो उनकी तरह ही पंजाब तक सीमित रहेंगे और चले जाएंगे। उसे नहीं पता था कि ये लोग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ये फिर से आक्रमण करेंगे। और उसने एकमात्र इसको सीमावर्ती झड़प समझा कि ये सीमा के कब्जे के लिए एकमात्र छोटी मोटी झड़प थी और कुछ नहीं, और वो इस बात को भूल गया। लेकिन मोहम्मद गौरी इस बात को नहीं भूल पाया। वो गजनी तो गौर प्रदेश तो लौट गया, लेकिन जब गजनी गौर प्रदेश वो लौटा, वहाँ जाने के बाद उसने 1 साल तक बिना थके प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले 1 साल तक। और उसने इस चीज़ का उसे काफ़ी अपमान महसूस हुआ जो भारत में उसकी पराजय हुई पृथ्वीराज चौहान से। और 1 साल तक उसके बिना थके प्रयास ने फिर से उसने 1192 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, और जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, और उनकी हार का बहुत बड़ा कारण था कि वो पहले से क्या कहते हैं प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। और मोहम्मद गौरी 1 साल से पूरी तरीके से अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहा था, पूरी एक रणनीति बना रहा था, और पूरी रणनीति के साथ उसने आक्रमण किया। और इस अनभिज्ञता के कारण यहाँ पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से बंदी बना कर ले जाया, कुछ का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं ऑन द स्पॉट ही मारे गए। लेकिन जो भी हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पराजय होती है, और पराजय होने के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। यहीं से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। और गौरी की सेना में ऐसा माना जाता है कि 4 प्रमुख सैनिक थे गजनी के, जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे और योद्धा थे। वो थे खारबक, खरमेल, इलाहा, मुकलबा। ये 4 गजनी के सैनिक थे। इनके अतिरिक्त 3 और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ताजुद्दीन यालदौश, ये गुलाम थे सारे, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति है जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनकी वजह से जो गौरी की सेना थी वो काफ़ी मजबूत और उसकी जो रणनीति थी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 1100 जब ये तराइन का युद्ध खत्म हो गया और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि 1192 में ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहाँ के जो एक तोमर राजवंश का जो राजकुमार था उसको हटा दिया। 1194 में फिर एक चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर जो है वो आधुनिक अभी जो उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ इटावा आपने सुना होगा, तो आधुनिक इटावा जो अभी है वहीं पर एक चंदावर क्षेत्र पड़ता था, और चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा शासक जयचंद के बीच भिड़त हुई, और इस भिड़त में ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भाग लिया, लेकिन एक चूक हो गई थी कि उसकी आँख में कोई तीर लग गया था, जिसकी वजह से वो एकदम से परेशान हो गया और उसकी सेना में
भगदड़ मच गई और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मोहम्मद गौरी यहाँ पे जयचंद को हराता है और जयचंद यहाँ पे हार जाते हैं। तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की जो है जीत होती है। 1192 में भी मोहम्मद गौरी की जीत होती है और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, लेकिन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। तो भारत में जो पहली पराजय है मोहम्मद गौरी की, वो गुजरात पे जब उसने दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, वो मानी जाती है। 1178 ईस्वी में इसकी प्रथम पराजय मानी जाती है, जिसमें वह गुजरात के शासक भीम तृतीय से पराजित हुआ था। और 1191 में वो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और जयचंद को पराजित किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी के जो अपने जीते हुए क्षेत्र थे, उनको वो जो गौरी ने जो क्षेत्र जीते थे भारत में, उनकी वो जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर कहाँ लौट के वापस गजनी चला गया या गौर चला गया। वहाँ लौटने के बाद 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी का प्रतिनिधि बनके उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का जो है प्रसार किया। मतलब उत्तर भारत के और भी कई जगह पे जाके उसने सैनिक अभियान किए और उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का प्रसार किया और नई नई जगह पे कब्जा किया। ऐबक की जो महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है उत्तर भारत में, वो अजमेर की विजय मानी जाती है। अजमेर को जीतकर वहाँ पे यहाँ जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया। तो जो अजमेर की विजय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। और अजमेर में ही जैन मंदिर था एक और एक संस्कृत विद्यालय था। इन दोनों को नष्ट करके उनके ऊपर उनके मलबे के ऊपर कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ। फिर 1193 से 1202 ईस्वी के बीच उत्तर भारत की विजय चल रही है, तो बंगाल और बिहार भी उसी के बीच में आएगा। तो 1193 से 1202 के बीच एक साधारण गुलाम था गौरी का, वो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसके बारे में जानते हैं कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। तो वही ये बख्तियार खिलजी है। इसने बिहार की विजय की और बिहार में ही स्थित था नालंदा और विक्रमशिला, इन दोनों को इसने नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद जो वहाँ की राजधानी थी उदंतपुर, उस पर कब्जा कर लिया। 1198 से 1203 के बीच इसने बंगाल पर आक्रमण किया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और बंगाल पर आक्रमण करने के बाद जिस समय इसने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन ने जाके पूर्वी बंगाल में शरण ले ली, यानी कि भाग गए। और जब वो भाग गए तो बख्तियार खिलजी ने वहाँ नदिया को लूटा, जो काफ़ी समृद्ध प्रदेश था। नदिया को लूटा और लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया बंगाल में। तो बिहार बंगाल हो गया, इधर अजमेर हो गया, दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक पहुंच ही गया, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो पूरा उत्तर भारत के लगभग मेन क्षेत्रों पर इनका कब्जा हो गया। पंजाब, इधर पश्चिम में पंजाब, मुल्तान, उच्च पर इनका कब्जा था ही। तो ऑलमोस्ट इन्होंने उत्तर भारत पर तुर्की शासन जो है काफ़ी हद तक उसका विस्तार कर लिया। अब 1205 में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आया। अब इस बार वो भारत आया तो इसका मुकाबला हुआ खोखरों से। खोखर एक जनजाति थी, खोखरों से मुकाबला हुआ तो खोखरों को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया और पराजित करके उनका कत्ल करवा दिया या कर दिया, जो भी हुआ। तो ये 1205 की घटना है। अब मोहम्मद गौरी 1206 में वापस जा रहा था गजनी, और बीच रास्ते में लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की हत्या कर दी गई, मोहम्मद गौरी की। और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को, जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु के बाद जो उसका शव था उसको गजनी में जाकर दफनाया गया। इसके बाद क्या होता है, गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो यहाँ तक हमने सारे आक्रमण देख लिए। अब हम कल की क्लास में देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना या दिल्ली सल्तनत का पूरा, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में ही ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सबको जानेंगे हम। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। आपको ये क्लास कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ज़्यादा लोग जब इसको देखेंगे तभी मेरा थोड़ा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की क्लास में हम फिर से मिलते हैं दिल्ली सल्तनत एक नए टॉपिक के साथ।